हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लेकिन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जाने से पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की कि रेस्पिरेशन क्या होती है। और रेस्पिरेशन को समझने से भी पहले थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रीदिंग क्या है। उसके बाद आप समझो कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स इनमें, तो आपको इनको ध्यान से थोड़ा समझना है। सबसे पहले ब्रीदिंग का सीधा मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, है ना। एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, मतलब इट इज एक्सहेलिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग ऑफ द एयर। एयर को एक्सहेल करना और एयर को एक्सहेल करना और एयर को इनहेल करने की जो प्रोसेस है, मतलब श्वास को, हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना, बस इतनी प्रोसेस को आप क्या कह देते हो, ब्रीदिंग कह देते हैं। अच्छा, ब्रीदिंग के होते हैं दो पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं ब्रीदिंग के? दो पार्ट्स। एक होता है ब्रीद इन और एक होता है ब्रीद आउट। हवा को अंदर लेना यानी कि इनहेलेशन और हवा को बाहर छोड़ देना यानी कि एक्सहेलेशन, ठीक है ना। ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से मिल करके एक ब्रेथ बनती है। क्या बनती है? एक ब्रेथ बनती है। मतलब जब आप एक बार हवा को अंदर लेते हो और एक बार हवा को बाहर छोड़ते हो तो इसको कहते हैं एक ब्रेथ। क्या कहते हैं इसको? एक ब्रेथ। अगर हम बात करें एवरेज ब्रीदिंग रेट की, जो एडल्ट में जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट होता है जब हम नॉर्मल रेस्टिंग फेज में होते हैं, नॉर्मल बैठे होते हैं या चल रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो उस समय ये ब्रीदिंग रेट क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, जो ब्रीदिंग है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको आपने ब्रीदिंग कहा। और ये इसके दो पार्ट होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनको मिलकर के एक वन ब्रेथ बनती है। एवरेज ब्रीदिंग रेट जो होता है एडल्ट में 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट एट नॉर्मल रेस्टिंग फेज। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम रेस्पिरेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इतने अट्रैक्टिव फ्लो डायग्राम में शायद ही आपने कहीं पर समझा होगा। यहाँ पर मैं आपको इस फ्लो डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एक्चुअली, रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, ठीक है, सामान्य इसको हम हिंदी में कह देते हैं श्वसन। अब रेस्पिरेशन में हम देखो, रेस्पिरेशन में भी तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी? ब्रीदिंग सिस्टम से मिलेगी। ब्रीदिंग सिस्टम से हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस। रेस्पिरेशन नहीं होगा अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? सबसे पहले इनहेलेशन, हमने एयर को क्या किया? इनहेल किया, ठीक है ना, अंदर लिया। जब हमने इस एयर को, इस ऑक्सीजन को, ब्रीदिंग सिस्टम से मिली हुई इस ऑक्सीजन को जब हमने इनहेल किया, अंदर लिया, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? हमारे फेफड़ों में पहुँचती है, हमारे लंग्स में पहुँचती है, ठीक है। लंग्स से ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे ब्लड में जाती है, खून में जाती है। अब ब्लड के बाद ये ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुँचता है? हमारी सेल्स तक पहुँचता है। और सेल्स में ऑलरेडी क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको मिला है, क्योंकि आपने खाना खाया, उसके बाद खाने का डाइजेशन हुआ, उसके बाद ही तो उसका ग्लूकोज बना। ये हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल से, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले जो 4 पार्ट्स हैं उसकी लिंक्स दे रखी हैं, पार्ट 1 से लेकर और पार्ट 5 तक, ये पार्ट 6 है, ठीक है। तो उनको भी आप एक एक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेल को जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये तो हमारे लिए यूज़फुल होती है, लेकिन जो CO2 और H2O है ये वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी के। क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिनको
हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल को क्या मिली, ब्लड से जब सेल में गया ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन की हेल्प से सेल ने उस ग्लूकोज का क्या किया, ब्रेक डाउन किया, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से सेल को क्या मिली, एनर्जी मिली। किसकी फॉर्म में मिली, एटीपी की फॉर्म में मिली, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, एटीपी जो है, इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, एटीपी है, ठीक है। तो चूंकि ये सारी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। पूरी प्रोसेस किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर ही होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, रिमेंबर करना है। तो अगर पूछे रेस्पिरेशन क्या होता है, तब भी आपको ऐसे ही समझाना है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तब भी आपको ऐसे ही समझाना है, क्योंकि रेस्पिरेशन सेल के अंदर ही होता है, इसलिए उसको आपने क्या कह दिया, सेलुलर रेस्पिरेशन कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन होती है ना सेल में, मैंने कहा आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से मिला भाई आपको, ग्लूकोज आपको कहाँ से मिला, जो ग्लूकोज है ये आपको कहाँ से मिला, फूड से मिला। कहाँ से मिला, फूड से मिला। जो ऑक्सीजन है ये मैंने आपको बताया ब्रीदिंग सिस्टम से आपको मिला। जब आपने एयर को इनहेल किया तो तभी तो आपको ऑक्सीजन मिला। उसके बाद इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो CO2 और H2O बना, ठीक है। CO2 क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, एक वेस्ट मटेरियल है। H2O भी क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है। एनर्जी को सेल क्या कर लेती है, यूज कर लेती है, ठीक है ना। तो इस फ्लो डायग्राम पे फिर से आते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन क्या आती है, अंदर आती है, इस तरीके से लंग्स में जाती है, लंग से ब्लड में, ब्लड से सेल में, सेल इसकी हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ती है, एनर्जी बनाती है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो सेल के द्वारा यूज कर दी जाती है, और यहाँ पर जो CO2 बना है उसको सेल क्या कर देती है, वो जैसे अंदर आई वैसे ही क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उस चीज़ में कुछ यूज़फुल चीज़ें बनती हैं और कुछ हार्मफुल चीज़ें बनती हैं। जब आप किचन में खाना बनाते हैं तो आप सब्जी काटते हैं, फिर उस सब्जी में जो यूज़फुल पार्ट होते हैं उसको आप कुक कर लेते हो। उसमें से जो यूज़फुल पार्ट नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल नहीं होता, उसको आप डस्टबिन में डाल देते हैं। तो कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसमें कुछ सही चीज़ें बनती है, कुछ गलत चीज़ें बनती है। यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज़ कर दिया गया है, CO2 को बाहर कर दिया गया है। CO2 सेल में गया, सेल से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में, और लंग्स के बाद ट्रेकिया से होते हुए आपकी नॉस्ट्रिल से बाहर आ गया, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है इसमें, ठीक। अब ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत IMP है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है ना। एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, ये ग्लूकोज को तोड़ने की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से जब सेल ने ग्लूकोज को तोड़ा तो उस प्रोसेस को हमने कहा रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है ये लंग्स में होता है, और रेस्पिरेशन जो होता है ये सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग जो होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग में एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है। भाई आप श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो, तो क्या इससे आपको एनर्जी मिल रही है, नहीं मिल रही है। उसके लिए तो आपको खाना खाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। उसके लिए आपको आपकी ऑक्सीजन को आपके लंग से, आपके ब्लड में, आपके ब्लड से आपकी सेल में जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एनर्जी मिलेगी। तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, वाइल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ ATP, और रेस्पिरेशन में जो है एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है ATP की फॉर्म में, जो सेल की एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है ना।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर हो गया। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं भाई। तो रेस्पिरेशन होते हैं दो तरह के, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो या तो लेक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या तो वो ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है या तो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। इसको हम आगे और डिटेल से देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों है? क्योंकि इसमें अल्कोहल फॉर्म होता है, आगे हम फ्लो डायग्राम में इसको पढ़ेंगे। और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये लेक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन तो मिलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलती है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब आप आगे थोड़ा बढ़िए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको सीधा पूछा जाता है, ये फुल फ्लो डायग्राम। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज, ठीक है ना। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है वेरियस पाथवेज में। अब किस तरीके से टूटता है वो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये तो पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से याद कर देना है इस फ्लो चार्ट को और समझना है, ठीक है ना। याद अपने आप हो जाएगा, बस समझना है आपको क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली में, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो C6 मतलब 6 कार्बन से बना होता है वो, इसीलिए उसको 6 कार्बन मॉलिक्यूल आपने कह दिया, ठीक है। उस चीज़ में आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपका फूड है ना, फूड जब छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाता है और जब सेल तक पहुँचता है तो वो फूड क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। वही ग्लूकोज जब और फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो फिर उसको कहते हैं पायरुवेट। क्या कहते हैं? पायरुवेट। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है अभी? इन साइटोप्लाज्म, सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रही है ये, ठीक है ना। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है आपका क्या? पायरुवेट। तो ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? पायरुवेट में। कहाँ हो रही है प्रोसेस? इन साइटोप्लाज्म। अब यहां पर पायरुवेट को ना 3 कंडीशन मिलती है। पायरुवेट को कितनी कंडीशन मिलती है? यहां से 3 कंडीशन मिलती है। या तो उसको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा, या तो उसको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा, या तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, कमी होगी ऑक्सीजन की, या तो फिर ये होगा कि उसको ऑक्सीजन बहुत मिलेगा, ठीक मात्रा में मिलेगा। तो तीनों सिचुएशन में ये आगे जाकर के अलग अलग टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर पायरुवेट को यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, देखो ऊपर वाला जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यीस्ट में होता है ये, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये किस में होता है आपका? ये किस में होता है? ये ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है ना। हम में और आप में भी होता है, ठीक है। तो ये देखिए जरा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जब यीस्ट में ये होता है तो पायरुवेट को जब यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलती है ना, तो क्या होता है? ये किस में टूट जाता है? किस में टूट जाता है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, किस में टूट जाता है? इथेनॉल प्लस CO2 में टूट जाता है, और फिर थोड़ा बहुत इसमें एनर्जी भी मिलती है यीस्ट को, ठीक है। तो इथेनॉल इसमें बना है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना है? इथेनॉल बना हुआ है। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने क्या कहा ना आपको कि एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? पहला और दूसरा ये क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जो तीसरा है ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। तीसरा स्टेप जो इसमें है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज वाला जो डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि
अगर इसको ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन कम मात्रा में मिल रहा है, तो इससे क्या बनती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखिए ह्यूमन की जो मसल सेल्स होती है, या आप कह सकते हैं स्केलेटल मसल सेल होती हैं हमारी, उन मसल सेल्स में क्या होता है, जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन इकट्ठा होता है ना जब लैक्टिक, उससे क्या पड़ते हैं ना बॉडी में, क्रैम्प्स पड़ते हैं जी, क्रैम्प्स। क्या पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द पेन होता है बॉडी में, ठीक है। तो वो क्यों होता है, जब आपने बहुत दिन बाद रनिंग करी, या बहुत दिन बाद जॉगिंग करी, या बहुत दिन बाद आपने वर्कआउट किया, बहुत हार्ड एक्सरसाइज करी, ठीक है, तो या कोई भारी चीज़ उठा दी इस तरीके से, या बहुत तेज़ तेज़ आप रन कर रहे हो, तो उसमें क्या कर रहे हो आप, तेज़ तेज़ इनहेल कर रहे हो, तेज़ तेज़ एक्सहेल कर रहे हो। तो जितनी तेज़ी से आप इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कर रहे हो, उतनी तेज़ी से जो ऑक्सीजन है वो आपकी लंग से ब्लड में, ब्लड से सेल में, और उतनी तेज़ी से सेल को उस ऑक्सीजन को लेना पड़ रहा है, तो वो पूरा ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, ठीक है ना, वो पूरा ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है थोड़ा वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसमें एनर्जी भी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। जितना ज़्यादा आप भागोगे, जितना ज़्यादा आप रनिंग करोगे, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। तो उससे क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, मसल सेल्स में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, जिससे क्रैम्प्स पड़ते हैं बॉडी में, ठीक है। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाता है आपका पायरूवेट। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में होता है, इथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी में टूटता है ये, और ये है आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लेक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है, ह्यूमन मसल सेल्स में होता है, और इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप है, ये क्या है आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और ये जो थर्ड वाला स्टेप है आपका, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय श्वसन है, जो वायु की उपस्थिति में हो रहा है, हवा की उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। मैंने कहा ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच में रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच में C6H12O6 के बीच में जब रिएक्शन होती है बच्चों, तो ये H2O और CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है, प्लस इसमें एनर्जी भी बनती है, इसमें एनर्जी भी बनती है, ठीक है ना। और उस एनर्जी को सेल के द्वारा यूज कर दिया जाता है। जब सेल को एनर्जी मिलती है तो टिश्यू को एनर्जी मिलती है, टिश्यू से ऑर्गन को, ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम से, और ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। उसके बाद आप दौड़ते हो, भागते हो, काम करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सारी एक्टिविटीज जो है आप एनर्जी से ही तो करते हो। एक टाइम के बाद एनर्जी खत्म होती है, तो फिर आप खाना खाते हो, खाना खा करके फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका ग्लूकोज बनता है, पायरूवेट बनता है, फिर उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से माइटोकॉन्ड्रिया में फिर उसकी रिएक्शन होती है, CO2 वाटर में टूटता है ना। CO2 वाटर वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो जाते हैं, और एनर्जी आपकी बॉडी की सेल्स के द्वारा यूज कर दी जाती है। तो यही है सारी प्रोसेस बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लेकिन आप समझ गए हो मुझे पता है, ठीक है। अब है आपका यहां पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने ज़्यादा स्टार लगा रहा हूँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको ना बच्चे समझ नहीं पाते, जिनको बच्चे क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। अच्छा, ये ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये और ये, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या है, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। अब आपको पता है ना कि जो हमारी लंग्स है, ठीक है, जो हमारी क्या है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग,
यानी जो हमारी लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, इनकी जो लोकेशन होती है वो थोरेसिक कैविटी होती है। मतलब ये हमारी चेस्ट में होती हैं, हमारी छाती में, वक्ष में होती हैं, इसीलिए इसको चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। तो अगर आपको इनकी लोकेशन के बारे में पूछा जाए तो कहाँ होती हैं, ये थैरोसिक कैविटी में सिचुएटेड होती हैं, यानी चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड होती है हमारी जो लंग्स होती हैं। ठीक है, अब जो हमारी लंग्स हैं ये ना एक थिन मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ऊपर जो इनकी जो थिन मेम्ब्रेन होती है, रेडिश कलर में आपको दिख रहा होगा, ऊपर होती है, सबसे ऊपर इनकी एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। ये कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को कवर करके रखती है। इतना क्लियर है? अब जब ये ऊपर से आती है, विंड पाइप जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, जो आपका ट्रेकिया वाला पार्ट है ये वाला, तो एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट इधर चला गया। तो ये जो ऊपर का जो पाइप आपको दिख रहा है ना, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। इसमें जो आपको इस तरीके से रिंग्स दिख रही हैं, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहलाती हैं। और इनका काम क्या होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में ये इनको कोलैप्स होने से बचाती हैं। मतलब ये इनको हार्डनेस प्रोवाइड करती है। जो आपकी कार्टिलेज है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ये ट्रेकिया को हार्डनेस प्रोवाइड कराती हैं, है ना, उसको कठोर बनाती है ताकि वो एक जगह में रहे, नहीं तो बिखर जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे भाई कोई प्लांट है ना, इस तरीके से दूसरे प्लांट पर इस तरीके से लिपटता है, तो दूसरा प्लांट हटा दोगे तो वो जो लिपटा हुआ प्लांट है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो विंड पाइप को सपोर्ट कर रही है, एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो विंड पाइप को, यानी आपके ट्रेकिया को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं और उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए मेरे से आप। यहाँ पे जब आप एयर को लेते हैं ना, जब आप एयर को क्या करते हैं? लेते हैं, तो एयर को जब आप लेते हैं तो वो एयर कहाँ जाती है जी? वो एयर कहाँ जाती है? वो एयर आपकी नॉस्ट्रिल्स में जाती है। नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक के जो छेद हैं, दायां बायां दो छेद हैं आपके नाक के, उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो मार्ग है, जो रास्ता है जहाँ से एयर अंदर घुसती है, उसको नेजल पासेज कहते हैं। नेजल पासेज कहते हैं। तो एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाती है, उसके बाद नेजल पासेज में जाती है। कहाँ जाती है? नेजल पासेज में जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, नेजल पासेज जो होता है इसमें कुछ हेयर्स होते हैं और म्यूकस भी होता है इसके अंदर, जो फ्लूइड इसके अंदर से निकलता है। बचपन में बहुत निकला होगा आपका भी, अभी भी निकलता होगा, जब आपको स्नीजिंग होती है तो पानी निकलता है ना, म्यूकस। तो हेयर्स और म्यूकस जो होते हैं वो एयर को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। वो एयर को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स उसमें लग जाते हैं, मतलब अंदर नहीं जाते, अंदर तो एयर ही जाती है, लेकिन वो एयर को फिल्टर करके अंदर भेजते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद उसके ठीक बाद वाला जो पोर्शन है, एयर कहाँ जाती है? आपकी फेरिंग्स में जाएगी। अभी मैं आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा। फेरिंग्स के बाद ये किस में जाती है? लैरिंग्स में जाएगी, जिसको आपको साउंड बॉक्स कहते हैं, जिसको आप। अच्छा, फेरिंग्स क्या होता है आपका? ये बड़ा सा एक गोला होता है ना आपके नीचे, ये गले में हड्डी किसी की बहुत ज़्यादा निकल जाती है तो उसको एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं फिर, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट मैं कह रहा हूँ, हार्ड पार्ट होता है, अपने गले पे आप लगा सकते हैं हाथ, ठीक। लैरिंग्स जो है एक साउंड बॉक्स है, ठीक है। लैरिंग्स जो है ये क्या है? एक साउंड बॉक्स है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये लैरिंग्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी इससे पहले जस्ट आपको बताया आपके गले पे, ठीक है। उस पर आप हाथ लगा के देख लीजिए, ठीक है। हार्ड होता है वो पार्ट। फेरिंग्स क्या है? जहाँ पर फूड भी मिलता है। फेरिंग्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पर फूड और एयर दोनों आती है, फूड और एयर दोनों आता है। फूड यहाँ से फूड पाइप में चला जाता है, एयर यहाँ से विंड पाइप यानी ट्रेकिया में चली जाती है। यहाँ से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कभी कभी आपका चावल फंस जाता है ना विंड पाइप में खाते टाइम, तो आपको अचानक से खाते टाइम खांसी लगने लगती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको समझ सकते हैं। साउंड बॉक्स जो हमारी आवाज़ें होती हैं वहीं से निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो विंड पाइप है, विंड पाइप में आपकी हवा जाती है, विंड पाइप से फिर लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर सेल में जाती है। वही प्रोसेस फिर चलती रहती है, ठीक है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं बेटा,
टेक्निकल टर्म्स जिनको बच्चे समझने में बहुत गलतियां कर देते हैं और समझने से वंचित भी रह जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक वर्ड है ब्रोंकी, अभी इस डायग्राम में आएगा। ब्रोंकी जो है एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर क्या होगा, ब्रोंकस। एल्वियोलाई प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा, एल्वियोलस। ब्रोंक्यूल्स प्लूरल है और ब्रोंक्यूल क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म्स आपको क्या रखने, थोड़ा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एयर है वो आपकी नेजल कैविटी में क्या करती है, एंटर करती है। नेजल कैविटी से ये कहाँ जाती है, आपकी फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स वो साइट है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जहाँ पर फूड और एयर दोनों मिलता है। फूड पाइप में चला जाता है, एयर फूड पाइप में चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा है मैंने आपको, और जो एयर है वो आपका ट्रेकिया यानी विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एयर है वो आपके लेरिंग्स में जाती है। लेरिंग्स क्या है, आपका साउंड बॉक्स जो आपके गले में हार्ड सा पार्ट दिखता है, नीचे की तरफ निकला रहता है, किसी किसी का ज़्यादा निकल जाता है तो उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका लेरिंग्स हो गया जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, जिसपे कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी हुई है। कार्टिलेज का मतलब जो उपास्थि होती है, जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम होता है ना, जो बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो हड्डी से थोड़ा सॉफ्ट होती है, ये हड्डी होती है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होती है, तो वो कार्टिलेज हो गई, जैसे आपकी रिब्स हैं, ठीक है ना। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपको दिख रही होंगी आपकी ट्रेकिया वाले पार्ट पे, ठीक है। उसके बाद जो ये ट्रेकिया है ये यहाँ से दो पार्ट में क्या हो जाता है जी, डिवाइड हो जाता है। ट्रेकिया क्या होता है, दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इस प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को कहते हैं ब्रोंकी। क्या कहते हैं इसको, ब्रोंकी, ठीक है ना। और एक को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। दो हैं तो इसीलिए ब्रोंकी, ठीक है ना, एयर ब्रोंकी, जहाँ से एयर अंदर जाती है, ठीक है। उसके बाद आप और नीचे चलोगे तो ये पार्ट और फर्दर कुछ शाखाओं में क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये पार्ट और फैल जाते हैं, आगे जाकर के और डिवाइड हो जाते हैं, ये और डिवाइड हो जाते हैं। तो इन डिवाइडेड पार्ट्स को फिर आगे जाकर के हम क्या नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, ब्रोंकियोल्स नाम दे देते हैं। ब्रोंकियोल्स, जिनका सिंगुलर फॉर्म है ब्रोंकियोल, ठीक है ना, ब्रोंकियोल नाम दे देते हैं। और जो ब्रोंकियोल है वो कहाँ जा करके ख़त्म होता है, सबसे लास्ट में गुच्छा टाइप का बन जाता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, उस वाले पार्ट को आप कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। अगर एक पार्ट की बात करें तो एल्वियोलस, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर इस एयर का क्या होता है, वहाँ से ये एयर कहाँ जाती है, वहाँ से ये ऑक्सीजन आपकी सेल तक जाती है, समहाउ जाती है। कैसे जाती है मैं भी बताऊँगा आपको, ठीक है ना। उस पर क्या लगी रहती है, ब्लड कैपिलरीज लगी होती है, उसके थ्रू वो ब्लड कहाँ जाता है, आपकी लंग्स में, आपकी जो लंग्स से कहाँ जाता है, एल्वियोलाई से कहाँ जाता है, आपके ब्लड में जाता है, ठीक है। और ब्लड फिर उनको सेल तक पहुँचाता है और सेल में फिर उसकी एनर्जी बनती है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ता है, फिर उसकी एनर्जी बनती है, ठीक है ना। उसमें जो CO2 होता है वो फिर वापस इसी में आता है, यहाँ से होते हुए ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकियोल्स, लेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, और फिर उसके बाद चला जाता है नेजल कैविटी से बाहर। तो CO2 क्या हो जाती है यहाँ से बाहर, ऑक्सीजन क्या होती है यहाँ से अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आप इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से विद डायग्राम आपने इसको समझा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या डाउट है, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब यहाँ से जो मैंने एल्वियोलाई की बात करी ना, अगर इसको हम मैग्नीफाई करके देखें, इस एल्वियोलाई को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से दिखता है। ये मैग्नीफाइड व्यू है इसका। एल्वियोलाई क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब इनके अंदर हवा जाती है ना तो ये एक्सपेंड हो जाती है, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा जाती है तो एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है व्हेन एयर एंटर्स। ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं। जो आपका लंग्स है, लंग्स के कौन से पार्ट से गैसों का एक्सचेंज होता है, गैस कहाँ से एक्सचेंज होती है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में और अंदर क्या जाता है फिर आपका उसके CO2। कैसे होता है ये, यहाँ पर जो आपका रेड रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन है। ब्लू कलर का जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसमें CO2 है। वैसे वो डार्क रेड होता है, ब्लू कलर का नहीं होता है, डार्क रेड होता है। लेकिन समझाने के लिए हमने क्या किया है उसको, ताकि आप ऑक्सीजन वाले ब्लड को और CO2 वाले ब्लड को डिफ्रेंशिएट कर सको, डिस्टिंग्विश कर सको, ठीक है ना, इसीलिए उसको ब्लू कलर का दिखाया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये यहाँ से क्या होता है, इसके ऊपर कुछ जाली जाली सी लगी हुई है ना, तो इसको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं ये, और ये विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प से क्या करती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन क्या चला जाता है, आपकी सेल्स में चला जाता है, और फिर सेल्स के अंदर जो CO2 बना वो बाहर आ जाता है, फिर इन ब्लड कैपिलरीज से इन एल्वियोलाई के अंदर जाता है, और एल्वियोलाई से फिर आपकी ट्रेकिया से होते हुए आपकी नॉस्ट्रिल से बाहर चला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि कैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, ये आपने आज समझा और सीखा। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइव प्रोसेस की चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी पढ़ाई इसी तरीके से जारी रखें, और यहाँ से आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो आप इजोटी साइंस में आ जाइए। यहाँ पर आपको क्लियर वे में और स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, हर चीज़ का डाउट क्लियर किया जाता है। चाहे आपको नोट्स चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, PPT फॉर्म में नोट्स चाहिए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। बस आपको लेक्चर्स को पहले फॉलो करना है, उसको समझना है, और उसके बाद अपनी दोबारा नोट्स बनानी है, ताकि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।